हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। कहानी बहुत ही इमोशनल और सैड स्टोरी है। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं परेशान सी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में अपने पति के साथ बैठी थी। मेरा पति मुझे गुस्से से देख रहा था। मैंने एक नज़र उन पर डाली और फिर हटा ली। मैं बस यही सोचकर परेशान हो रही थी कि जिस डॉक्टर को मेरा चेकअप करना था वह एक मेल डॉक्टर था और मुझे अपना चेकअप एक लेडी डॉक्टर से करवाना था। इसलिए मेरे मन में थोड़ी सी घबराहट थी। मैं कैसे किसी मर्द डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकती थी। मेरी उलझन बस यही थी कि मैं कैसे उसके सवालों का जवाब दूंगी। न जाने वह मुझसे क्या क्या पूछेगा। यहाँ आने से पहले मैंने अपने पति से कहा था कि मुझे किसी लेडी डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। जो भी लेडीज़ इस डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने आई है मायूस होकर नहीं गई है। मैं बस इसी उलझन में बैठी थी। तभी एक नर्स आई और पूछने लगी, शिवानी किसका नाम है? चेकअप के लिए अंदर जाना है। मैंने घबराते हुए अपने पति का हाथ पकड़ लिया। मेरा पति भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन तभी नर्स ने कहा कि अंदर सिर्फ पेशेंट जा सकता है, पेशेंट के साथ कोई नहीं जाएगा। अब तो मेरी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं अंदर अकेली नहीं जाना चाहती थी। तभी मेरे पति ने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और कहने लगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर डॉक्टर से चेकअप कराओ और जो भी सवाल डॉक्टर पूछे उसका सही सही जवाब देना। अब तो मैं परेशान सी हो गई थी, क्योंकि जितना खुलकर हम अपनी परेशानी एक लेडी डॉक्टर को बता सकते हैं उतना जेंट्स डॉक्टर को नहीं। न जाने क्यों ऐसे काम मर्द डॉक्टर को क्यों दिए जाते हैं, जबकि मेरा मानना तो यह है कि औरतों की बीमारी के लिए लेडीज़ डॉक्टर ही होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बड़े बड़े शहरों में इसे गलत नहीं माना जाता। क्योंकि मैं गाँव से थी तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। और फिलहाल मैं अपने पति विशाल के साथ शहर में रह रही थी। बस गांव से थी, इसलिए थोड़ी झिझक रही थी। अपने मन को तसल्ली देते हुए मैं उस नर्स के साथ अंदर डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने डॉक्टर को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति ने मुझे बताया था कि डॉक्टर बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान है और आज तक उनके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ तो एक नौजवान डॉक्टर बैठा हुआ था। वह लगभग मेरे ही पति की उम्र का था। डॉक्टर ने मुझे इशारे से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और नर्स से कहा कि तुम बाहर जाओ, मुझे पेशेंट को चेक करना है। और हाँ, जाते हुए दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देना। इतना सुनना था कि मेरा दिल धक से रह गया। नर्स मुस्कुराते हुए बाहर गई और दरवाजे को लॉक कर दिया। उसके बाद सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे सर से पांव तक देखा। उसके बाद उसने मुझसे जो भी अजीब सवाल किए, मैं सुनकर सर से पानी पानी हो गई। पूछने लगा, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं और अपने पति के साथ संबंध बनाते समय तुम खुश होती हो या नहीं? मुझे सवाल का जवाब समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो सवाल सुनकर ही शर्म से पानी पानी हो रही थी। डॉक्टर पूछने लगा कि तुम प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयाँ ले रही हो? मैंने कहा, मुझे दवाइयाँ लेते 2 साल हो चुके हैं। कहने लगा, तुम इससे पहले पहली बार कब प्रेग्नेंट हुई थी? मैंने कहा, मैं शादी के 1 साल बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। मैंने डॉक्टर से सच छुपाया था कि मेरा बच्चा पैदा होने से ही पहले पेट में मर चुका था। डॉक्टर कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर डॉक्टर ने कहा कि जाओ सामने बेड पर लेट जाओ, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। डॉक्टर की बातें सुनते ही मैं घबरा गई और कहने लगी, मुझे आपसे चेकअप नहीं कराना है। पहले तो डॉक्टर मुझे टकटकी लगाए देखने लगा, फिर थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि आप यहाँ आने से पहले नहीं जानती थी कि आपका चेकअप एक मर्द डॉक्टर करने वाला है? उसकी बातों से मुझे लगा कि वह मुझे ताने सुना रहा है। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको यहाँ इलाज के लिए एक लेडी डॉक्टर को रखना चाहिए। तो डॉक्टर गुस्से में आ गया और कहने लगा, क्या अब आप मुझे सिखाएंगी कि हमें इलाज कैसे करना है? अगर आपको मर्द डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना था तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आने वाली हर औरत का इलाज मैं ही करता हूँ, उन्हें तो कभी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। अगर आपको ऐतराज़ है तो आप जा सकती हैं, यहाँ बेकार में मेरा टाइम ख़राब नहीं कीजिए। और डॉक्टर ने एक बेल को हाथ लगाया और बेल बजते ही फिर से वही नर्स अंदर आ गई। जब नर्स अंदर आई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जाइए इनके पति को अंदर बुलाइए। 5 मिनट बाद ही विशाल अंदर आ गया। डॉक्टर ने विशाल से भी एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और कहा, आपकी बीवी का कहना है कि हमें एक लेडी डॉक्टर रखनी चाहिए। अगर आपको किसी मर्द डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना था तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था और मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इस बात पर विशाल ने मुझे गुस्से से देखा। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपकी बीवी एक मर्द डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए राज़ी नहीं है तो आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जाइए और जब ये अपने मन से पूरी तरह तैयार हो जाए
मुझसे इलाज करने के लिए, तब इन्हें यहाँ पर लेकर आए। विशाल गुस्से से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आया। मैं नज़र झुकाए उनके साथ बाहर आ गई। आते वक्त गाड़ी में पूरे रास्ते विशाल मुझे सुनाता रहा और कहने लगा, मैं 2 साल से तुम्हारा इलाज करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई। मुझे इस डॉक्टर के बारे में किसी ने बताया था कि आज तक उनके हाथ से कोई केस खराब नहीं हुआ है और सभी यहाँ से खुश होकर वापस गए हैं, लेकिन तुमने मेरी लास्ट उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता फिर तुम चाहती क्या हो। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अगर अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और दूसरी शादी कर लूँगा। मुझे अपने ख़ानदान के लिए हर हालत में एक वारिस चाहिए। तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। मैंने तड़प कर विशाल की तरफ देखा और कहा कि मैं शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उस वक्त तुमने मेरे साथ क्यों जुर्म किया, मेरा अबॉर्शन क्यों कराया? सारी कमी आज उसी की वजह से हो रही है। उस वक्त आपको मेरा अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए था। अगर आज मैं बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें आपकी गलती है, ना कि मेरी गलती। और आप चाहते हो कि मैं अपना इलाज एक मर्द डॉक्टर से कराऊं। मैं विशाल पर पूरी तरह फट चुकी थी। मेरी बात सुनते ही विशाल ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं जानती थी कि मेरी बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। मैं पहले से ही परेशान थी। मुझे लगा कहीं गुस्से में विशाल गाड़ी से कोई दुर्घटना न कर बैठे। इसलिए मैंने अपने गुस्से को शांत किया और चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि विशाल गुस्से में है। अगर मैं उसे कहूँगी भी कि गाड़ी की स्पीड कम कर लो तो वह और ज़्यादा बढ़ा लेगा, क्योंकि वह ऐसा ही था, जज्बाती। क्योंकि मैं उसे 4 साल से जानती थी और मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी किसी बात से इनकार किया तो वह गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वह बिल्कुल पागल सा हो जाता है। उसे फिर अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैं उसका गुस्सा झेलने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मैं गरीब घर से थी। वैसे तो मैं इकलौती थी, लेकिन इकलौती होने के नाते मुझे वह प्यार नहीं मिला था जो इकलौते बच्चे को मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे को प्यार तो तभी मिलता है जब घर में खुशहाली होती है, और घर में तो गरीबी थी तो खुशहाली कैसे आ सकती है। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी दोनों टांगें अपाहिज हो गई थी, जिस वजह से वह हमेशा चारपाई पर ही पड़े रहते थे। मेरी माँ घरों का काम करके जैसे जैसे करके घर का खर्चा चलाती थी। पापा ने तो अब जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वह अब अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। और जब मैं 15 साल की हुई तो मेरे पापा का देहांत हो गया। मेरी माँ तो पहले से ही काम किया करती थी और अब जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई थी, तो माँ की कमाई के पैसे से ही हमारा घर चला करता था। मैंने अपनी पढ़ाई 5वीं तक की। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता था। हालांकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर पूरी तरह मुझे पढ़ाने में लगाया, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई। हाँ, एक बात हमारे लिए अच्छी थी कि हमारा घर अपना था, तो माँ जो भी कमाती थी उससे मेरी फीस भर सकती थी और मुझे पढ़ा सकती थी। माँ मुझे समझाती थी कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। माँ कहा करती थी कि मेरी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाली भरी हो। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में लगा ही नहीं। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेली के साथ घूमने निकल जाया करती थी। अब माँ ने भी मुझे पढ़ाई के लिए ज़ोर देना बंद कर दिया था। वह समझ चुकी थी कि मैं पढ़ाई नहीं करने वाली हूँ। बस दिन जैसे तैसे गुजरने लगे और मैं 20 साल की हो गई। मम्मी की सहेली थी जो शहर में रहा करती थी। उनका मायका मम्मी के गांव में ही था। एक बार जब हमारे घर आई तो मुझे देखकर बड़ी खुश हुई, क्योंकि मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, और कहने लगी, तुझे तो मैं अपने बेटे विशाल के लिए ले जाऊँगी। और उसने अपनी मम्मी से मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। माँ को और क्या चाहिए था, माँ ने हाँ भर दी, लेकिन कह दिया कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मम्मी की सहेली ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मम्मी की सहेली मेरी माँ का बोझ कम करना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ अब बीमार रहने लगी थी, और इस तरह मेरी और विशाल की शादी हो गई। लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही मेरी माँ चल बसी। तभी अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा और मैं अतीत की दुनिया से बाहर आ गई। ब्रेक इतनी तेज़ लगा था कि मैं चोट खाते खाते बची। मेरे उतरने से पहले विशाल गाड़ी से उतर गया और दरवाजे को एकदम धक्का देकर बंद किया और जाकर घर का ताला खोलने लगा। विशाल का गुस्सा देखकर मैं समझ गई थी कि आज मेरी शामत आने वाली है। जब से मेरी शादी हुई थी मुझे ज़िंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे तो यह इंसान दिमागी मरीज लगा करता था। बस हमेशा यही डर लगा रहता था
कि जब जब मैं इसके खिलाफ जाऊंगी तब तक ये मेरी शामत आ जाएगी। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुई, उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया और जाकर बेड पर गिरा दिया और कहने लगा, बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। तुम्हें पता है ना, मुझे ये बदतमीज़ी पसंद नहीं है। आज के लिए माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मुझसे तमीज़ से पेश आना। और कहने लगा, कान खोल कर सुन लो, कल हमें फिर से इस डॉक्टर के पास जाना है और अगर तुमने इस बार इलाज कराने से आनाकानी की तो तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। वह बहुत गुस्से में था। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसकी बात से इनकार किया तो वह गुस्से में मेरे मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर देगा। वह ऐसा ही था, जिद्दी, जुनूनी और पागल सा। गुस्से में कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैं चुप हो गई और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन विशाल मुझे फिर से इस डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर मुझे शातिराना मुस्कुराहट से देखने लगा और कहने लगा, जाओ, जाकर लेट जाओ। और उसके तुरंत बाद लाइट बंद कर दी। लाइट बंद होते ही मैं एकदम से घबरा गई। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी, ऐसा कौन सा चेकअप है जो लाइट बंद करके होता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपने लाइट क्यों बंद कर दी, तो कहने लगा, मेरा इलाज करने का तरीका यही है। कमरे में बहुत धीमी रोशनी थी जो कि खिड़की से अंदर आ रही थी। डॉक्टर मेरे करीब आया। मैं घबराने लगी। मेरा दिल धक धक करने लगा। अब मेरे बेहद करीब आ गया था। और उसके बाद जब मेरी शादी विशाल से हुई थी तब उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी। उसके पापा का देहांत पहले ही हो चुका था। न ही उसका कोई भाई था और न ही उसकी कोई बहन। विशाल का मिजाज बहुत ही अजीब सा था, नरम और गर्म। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता तो कभी बहुत प्यार दिखाता। उसका मिजाज आग और पानी जैसा था। मैं तो परेशान होकर रह गई थी। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और कभी कभी मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देता था। अब तक मेरी सास जिंदा थी तो वह मेरी साइड लिया करती थी और कहा करती थी, विशाल, तुम उसे इतना परेशान क्यों करते हो? वह तुम्हारे सामने जबान तक नहीं चलाती और तुम उसे इतना टॉर्चर करते हो। अपने आप में कुछ ज़्यादा बदलाव लाओ। अब तुम शादीशुदा हो। हर बात पर गुस्सा और लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और 1 महीने में विशाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। न जाने कितनी बार मैं अपनी गलती ना होते हुए भी उसके सामने गिड़गिड़ाई थी और उसे मनाती रही थी। जब भी वह गुस्से में नाराज़ हो जाता था, जब तक मैं उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी न मांग लूँ, वह मुझसे बात नहीं करता था और ना ही मनाने पर मानता था। कभी कभी इतना गुस्सा हो जाता था कि मुझ पर हाथ भी उठा देता था। कभी कहता कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती, तो कभी कहता तुम कपड़े प्रेस अच्छे से नहीं करती। मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि जो विशाल को पसंद हो मैं वैसा कर पाऊँ, लेकिन वह किसी भी तरह खुश नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन उस वक्त जो हाल मेरे विशाल ने किया था, आप लोग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं थोड़ा सुस्त रहने लगी थी तो मेरी सास मेरा चेकअप कराने के लिए मुझे क्लिनिक लेकर गई, जहाँ पर यह मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी सास और मैं बहुत खुश हो गए थे और मन ही मन में सोच रही थी कि शायद बच्चे की खबर सुनकर विशाल में थोड़ा सा बदलाव आएगा। वह अपना गुस्सा थोड़ा शांत कर लेगा और मेरा भी ख्याल रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह मेरी गलतफहमी थी। जब मेरी सास ने विशाल को बताया कि तुम बाप बनने वाले हो, तो एकदम से गुपचुप सा हो गया और गुस्से से आंखें लाल कर ली। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे अपने गुस्से को बर्दाश्त करना चाह रहा हो और अपने गुस्से को पी रहा हो। विशाल को देखकर मैं एकदम से डर गई थी। मेरी समझ से बाहर था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा था। उसे तो खुश होना चाहिए था। जब मैं रात को काम निपटाकर कमरे में आई तो वह कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। पूरा कमरा धुएं से भरा था। एस्ट्रे पूरी तरह सिगरेटों से भरी पड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगा, अभी हमारी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें अभी से बच्चा चाहिए। तुम गांव की हो और गांव की ही रहोगी। लाइफ को एंजॉय करना सीखो। मुझे भी इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी और कहने लगी, विशाल, ये तो भगवान की देन है, भगवान की मर्जी है। मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। इस पर विशाल गुस्से से कहने लगा, मेरी औलाद मेरी मर्जी से पैदा होगी। जब मैं चाहूँगा तब वह इस दुनिया में आएगा और जब तक मैं नहीं चाहूँगा वह इस दुनिया में नहीं आएगा। विशाल के शब्द मुझे बहुत बुरे लग रहे थे। वह अभी बच्चा नहीं चाहता था। वह अपनी शादी को लगभग 2 साल एंजॉय करना चाहता था। कहने लगा कि मैं कल तुम्हें क्लिनिक लेकर चलूँगा और तुम्हारा अबॉर्शन कराऊँगा। यह सुनते ही तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने विशाल से कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, हम उसे कैसे मार सकते हैं? मैं ऐसा अब नहीं कर सकती। यह गुनाह है। मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। इस पर विशाल गुस्सा हो गया और कहने लगा,
तुम कौन होती हो ये फैसला लेने की वाली? औलाद मेरी है और इसको दुनिया में लाने का फैसला भी मेरा ही होगा। इतना कहकर वह लाइट बंद करके सो गया। मैं पूरी रात बेचैन थी। मुझे घबराहट हो रही थी। मैं सुबह जल्दी उठ गई और कमरे से बाहर निकल आई और आकर सारी बातें अपनी सास को बता दी। सुबह जब विशाल उठकर बाहर आया तो कहने लगा, चलो क्लिनिक चलते हैं। इस पर मेरी सास एकदम से गुस्से में आ गई और कहने लगी, यह कहीं नहीं जाएगी और ना ही मैं यह पाप होने दूंगी। इस बात पर विशाल की तरफ माँ की तरफ भी गुस्से से देखने लगा। मैं डर के मारे अपनी सास के पीछे छुप गई। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया और बाहर निकला तो शाम तक नहीं लौटा। हमने उसका खूब इंतज़ार किया लेकिन वह 3 दिन तक घर नहीं लौटा। अब मुझे चिंता होने लगी थी क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला था और गुस्से में कुछ भी कर सकता था। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कह रही थी लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वह भी बहुत परेशान थी और विशाल की फिक्र कर रही थी। 3 दिन बाद विशाल घर लौटा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। बाथरूम से मुंह धोकर बाहर आया तो मैंने खाने की प्लेट लगा दी। उसने खाने की प्लेट को उठाकर फेंक दिया। मेरी सास भी ये सब देख रही थी। वह मुझसे कहने लगी, जाओ तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी लेकिन मुझे बाहर की कुछ कुछ आवाज़ें आ रही थी। मेरी सास विशाल को बड़े ही प्यार से समझा रही थी लेकिन वह खामोश था और कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। मैं उसकी खामोशी समझ रही थी। अब मैं समझ गई थी कि मुझे उसकी बातों से अब इनकार नहीं करना है। मैंने सोच लिया कि उसकी औलाद है, वह जिंदा रखे चाहे मारे, मुझे सारी ज़िंदगी विशाल के साथ ही रहना है। अब चाहे मैं प्यार से रहूं या लड़ झगड़ कर रहूं, रहना तो मुझे यहीं पर है। कुछ देर बाद विशाल कमरे में आया और इससे पहले कि मैं उससे कह पाती कि जो तुम चाहते हो वैसा कर लो, उससे पहले ही उसने मुझे धक्का दिया और ज़मीन पर गिरा दिया और मेरे पेट में 2 लात बड़े ज़ोर के साथ दे मारी और कहने लगा, मैं तो चाहता था कि यह झंझट आसानी से ख़त्म हो जाए लेकिन तुम नहीं चाहती थी। तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा कैसा है। तुम मुझसे ज़िद करोगी तो मैं तुम्हारा यही हाल करूँगा। अब इस झंझट को आसानी से ख़त्म कर देता हूँ। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। इतने में मेरी सास को मेरी चीखों की आवाज़ आई तो दरवाज़ा खटखटाने लगी। पूरा कमरा चीखों की आवाज़ से दहल रहा था और मेरी सास ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी लेकिन विशाल दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मेरी सास रो रो कर मिन्नतें कर रही थी कि विशाल दरवाज़ा खोल दो, लेकिन विशाल ने दरवाज़ा नहीं खोला और मुझे तब तक मारता रहा जब तक मैं पूरी तरह से बेजान नहीं हो गई। मेरी चीखें इतनी तेज़ थी, अचानक आसपास के घरों तक भी पहुंच रही थी। मेरी सास चिल्ला रही थी, विशाल दरवाज़ा खोल दो, इतना जुल्म मत करो, वह मर जाएगी। लेकिन विशाल ने अपनी माँ तक की नहीं सुनी और जब तक मेरी पेट में पल रहा बच्चा ख़त्म नहीं हो गया उसे चैन नहीं आया। और जब उसे यकीन हो गया कि बच्चा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मेरी सास घबराती हुई मेरे पास आई और मेरी हालत देखकर घबरा गई। बहुत डर रही थी और कांप रही थी। वह बाहर भाग कर गई और अपने बेटे विशाल के सामने हाथ जोड़ने लगी कि बेटा, इसकी हालत बहुत ख़राब है, जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चलो। लेकिन वह तो पत्थर बना बैठा था। उसने अपनी माँ की भी एक बात नहीं सुनी। मेरी सास ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मुझे क्लिनिक लेकर गई। साथ में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने मेरा तुरंत इलाज शुरू कर दिया। मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद घर लौट आई। घर लौटने के बाद ना विशाल ने मुझसे कोई बात की और ना ही मैंने विशाल से कोई बात की। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद कर सकती थी। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया था बहुत ही घिनौना था। मुझे उससे नफरत सी होने लगी थी। आज मुझे अपनी बीती ज़िंदगी पर पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं अपनी माँ की बात मानी, क्यों नहीं मैंने पढ़ाई की। आज अपनी माँ की बात मानी होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, इस जुनूनी पागल इंसान की शक्ल ना देखनी पड़ती और जाकर कहीं नौकरी करके अपना पेट पाल लेती। मैं तो इसके टुकड़ों पर पल रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे सर पर ना मेरे बाप का साया था, ना मेरी माँ का, और ना ही मेरी पढ़ाई मेरे साथ थी। इसलिए ये इंसान मेरा फ़ायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल किया करती थी, लेकिन वह भी बूढ़ी हो चुकी थी, हमेशा बीमारी से घिरी रहा करती थी। कुछ दिन बाद अचानक से विशाल ने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ना बात करके भी मुझे कहाँ जाना है। मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, तो मुझे मजबूरी में उससे बातचीत शुरू करनी पड़ी। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी अब इसी इंसान के साथ गुजरनी थी, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसके सामने अपने आप को झुका दिया। और वैसे भी जो कुछ मैं खो चुकी थी वह मुझे वापस भी नहीं मिल सकता था। इसके बाद 1 साल तक न जाने विशाल मुझे कौन सी दवाइयाँ खिलाता रहा ताकि मैं प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ।
और इसी दौरान अचानक से मेरी सास की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वह इस दुनिया से चली गई। अब तो मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। ले देकर मेरी सास ही मेरा सहारा थी, जो मेरा थोड़ा बहुत ख्याल किया करती थी। अब तो विशाल बिल्कुल ही आज़ाद हो चुका था। माँ के सामने तो वैसे भी मुझसे नरमी से बात कर लिया करता था, लेकिन अब तो उसका गुस्सा और तेज़ हो गया था। कभी बर्तन तोड़ देता तो कभी मुझे बेवजह मारने पीटने लगता। ज़िंदगी नरक के समान लगने लगी थी। फिर एक दिन विशाल अचानक से कहने लगा कि मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन यह सब सुनकर मुझे दुख हुआ, खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी इच्छा ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। विशाल ने मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी ताकि मैं प्रेग्नेंट हो सकूं, लेकिन मैं काफ़ी दिनों तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो विशाल मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। जब लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने बताया कि शायद तुम्हारे पहले बच्चे के टाइम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से तुम दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो और अब तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। विशाल ने जो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझ पर जुल्म किए थे, शायद उसी का यह नतीजा था कि भगवान ने मुझसे अब यह खुशी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली थी। और इसी दौरान मुझे एक राज भी पता चला, जिसे खुद गुस्से में विशाल ने अपने मुंह से उगल दिया था। मुझे पता चला कि मेरी सास मरते वक्त अपनी सारी जायदाद अपने पोते या पोती के नाम कर गई और साफ साफ वसीयत में लिखा था कि जब तक विशाल की कोई औलाद नहीं हो जाती, सारी जायदाद सरकार के खाते में रहेगी और विशाल को बस लिमिटेड खर्चा दिया जाएगा। अब मैं समझ चुकी थी कि विशाल को जायदाद चाहिए थी, ना कि औलाद। वह बस जायदाद के लिए अपनी औलाद पैदा करना चाहता था। इसी वजह से वह मुझे इस डॉक्टर के पास लेकर गया था। और जब अंधेरे में डॉक्टर मेरे पास आया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता चला कि मैं कितने दिन बेहोश थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में थी और बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी। मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर कमरे में आया और किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था और कहने लगा कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब आपकी बीबी पेट से है और पूरे 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दे देगी। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं कब से अस्पताल में थी और मेरे साथ क्या किया गया था। बहुत से सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, कैसी हैं आप, ठीक तो हैं ना। मैंने गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखा और कहा कि किसके बारे में बात कर रहे थे और किससे बात कर रहे थे और किसे कह रहे थे कि मैं पेट से हूँ। तो डॉक्टर मुस्कुराकर कहने लगा कि आप ही का इलाज हो तो किया है, आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपके पति कहने पर ही मैंने तुम्हारा इलाज कराया है। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे बताइए, मैं कब से यहाँ पर हूँ और मेरे साथ क्या किया गया है, क्योंकि जब मैंने लेडी डॉक्टर को चेकअप कराया था तो मुझे लेडी डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर कहने लगा, आप 3 दिन से बेहोश हैं और आपका अंदरूनी इलाज कराया गया है। आपके पति को इलाज चाहिए था और वह नेचुरल तरीके से होना मुश्किल था, इसलिए आपका एक स्पेशल प्रक्रिया के तहत इलाज किया गया है और जैसा आपका पति चाहता था वैसा हो गया है। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कैसी अंधेर नगरी थी। मुझे अपने पति से नफरत होने लगी थी। वह अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता था, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मैं हैरान हो गई। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ उस दिन विशाल किसी ज़रूरी काम से ऑफिस में ही था। जैसे ही डॉक्टर ने उसे एक खबर सुनाई, वह खुशी के मारे पागल हो गया और गाड़ी को तेज़ ड्राइव करते हुए अस्पताल पहुंचने लगा। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ और वह अपने बच्चे की शक्ल तक ना देख पाया। उसके मर जाने का मुझे कोई अफसोस भी नहीं हुआ था, क्योंकि विशाल जिस तरह की बातें किया करता था वह भगवान से ऊपर अपने आप को माना करता था। तो ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं होते। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है, ना कि इंसान के। विशाल हमेशा दावा करता था कि वह जब चाहे अपने बच्चे को ज़िंदगी में ला सकता है और जब चाहे मार सकता है, लेकिन वह भूल चुका था कि भगवान की मर्ज़ी के खिलाफ इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। विशाल की बॉडी को घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। मैं अपने बच्चे को सीने से चिपकाए हुए थी, लेकिन मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं था। सभी लोग यही समझ रहे थे कि शायद मुझे सदमा लगा है, लेकिन सच कहूँ, मुझे उसके मरने का कोई गम नहीं था। उसके मरने के बाद मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे आसान होने लगी थी और एक पटरी पर आने लगी थी। मैंने अपने बच्चे को पालने और काबिल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी।
मेरी सास मरते वक्त सारी जायदाद पोते पोती के नाम कर गई थी, तो अब उनकी सारी जायदाद मेरे पास आ चुकी थी। अब मेरे पास इतना पैसा था कि मैं ज़िंदगी भर बैठकर खा सकती थी, अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर सकती थी। अब मैंने अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। अच्छी लगी तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो चलिए फिर लाते हैं ऐसी कहानी अगले चैनल में।